तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द आईएफएस। तो ऑल डियर एस्पायरेंट्स, तो जो हमारा ख्वाब होता है कि किसी एमएस से एंट्रांसेस में और वो भी आईआईटी जाम में बेहतर रैंक हासिल करना, तो कल जो है वो रिजल्ट लगा और आईएफएस के कुछ शानदार बच्चों ने जो है वो परफॉर्मेंस दिखने को मिला है। तो उनमें से ही एक दोस्त हमारे जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे जानेंगे हम उनकी कहानी, उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया इस एग्ज़ाम्स के लिए, उसी के साथ साथ उन्होंने क्या स्ट्रगल्स फेस किए उनकी जर्नी में, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा और उसी के साथ साथ उनकी पूरी कहानी को बहुत इत्मीनान से और आराम से सुनेंगे। तो चलो फिर उनसे ही जानते हैं उनकी ही कहानी। तो हेलो। हेलो सर। हेलो। तो बताओ आपका नाम क्या है दोस्त? हाँ सर, मेरा नाम वेदांत कटेका है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन 2024 में हिंदू कॉलेज से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करा है इन बीएससी जूलॉजी। तो मैंने जैम एग्जाम पिछले साल भी अटेम्प्ट किया था, बट कॉलेज के साथ सब कुछ मैनेज नहीं हो पाया। लाइक प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया, रिवीजन नहीं हो पाई, जिसके कारण थोड़ी सी रैंक मेरी कम रह गई। और फिर जब नहीं हुआ तो सोचा कि ड्रॉप ले लेते, एक साल फेब में एग्जाम हो जाएगी फिर से, तो एक एक चांस और दे के देख देते खुद को। तो ओके। मैंने और एक साल घर से ड्रॉप लिया, प्रिपरेशन किया खुद से, और बस इस साल एग्जाम दिया है। अच्छा। तो फिर मतलब इस साल एग्ज़ाम दिया और अच्छे रैंक से आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो गया। तो हाँ फिर जी, थैंक यू सर। तो उसके लिए मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस की टीम्स की तरफ से, पूरे फैकल्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि इन थैंक जैसी यू। एग्ज़ाम्स में आपके आईआईटी की जो भी एग्ज़ाम्स होती है उनमें क्वालिफिकेशन करना ही बहुत बड़ी बात होती है। बट आपने जो है इतना अच्छा रैंक को हासिल किया है, तो ये एक बहुत ही कमाल की बात है सच में कहूँ तो इस वजह से बहुत अगेनली आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो थोड़ा आपकी एजुकेशनल जर्नी शेयर करना, आपके बचपन से लेके कॉलेज तक आपकी क्या रही थी? आई वॉज वेरी मॉडरेट काइंड ऑफ कि 80-85% आ गए। टेंथ में आई गेट 89%। फिर कोविड के टाइम पे थोड़ा सा अच्छे मिल गए, तो आई गेट इनटू डीयू हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो गया मेरा। लाइक टेंथ में हुआ था ना कि जब व्हेन आई वाज इन ट्वेल्थ तो कोविड हिट हुआ था। तो उस टाइम पे बोर्ड के जो मार्क्स मिले थे, दैट वाज अ ब्लेंड ऑफ टेंथ 11th। तो उसमें मुझे मार्क्स आ गए एंड आई गॉट इनटू डीयू। सो ड्यूरिंग माय फोर्थ सेमेस्टर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जैम। एंड मतलब वो प्रिपरेशन एक साल चला, अच्छे से चला, बट थोड़ा सा मुश्किल होता था जब कॉलेज के एग्जाम्स होते थे। तो कंसिस्टेंसी छूट जाती थी कि एक महीने कॉलेज के एग्जाम्स चल गए तो फिर इधर कुछ ध्यान नहीं दे पाए। तो फिर से वो कंसिस्टेंसी के साथ बैठ जाना थोड़ा मुश्किल होता था। और आई अपीयर्ड फॉर जैम 2024, बट मेरा रैंक इतना अच्छा नहीं हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि एक और ड्रॉप ले लेते एंड लेट्स गिव अनदर चांस इन जैम 2025। और फिर जब जून में कॉलेज खत्म हो गया तो मैं घर से ही फिर मैंने प्रिपरेशन सब किया था। मैंने आईएफएस का मटेरियल ऑर्डर किया, दैट लाइक दैट पीवाईक्यू बुक विच हैज ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स सॉर्टेड आउट कि किस साल कितना क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो वहां से एक वेटेज का आइडिया मिला कि किस कौन सा टॉपिक का मतलब हर बार पूछा गया है और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो वहां से एक अच्छा आइडिया मिला। और फिर प्रिपरेशन करते गए, कंसिस्टेंसी रखी। ऐसा मतलब गैप नहीं होने दिया कि ऐसे आज पढ़ रहे, 2 दिन पढ़ रहे, 3 दिन पढ़ रहे और फिर पढ़ ही नहीं रहे। बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 8-9 घंटे स्ट्रेट पढ़ाई करी है, और ऐसा भी हुआ है कि 1-2 घंटा भी नहीं पढ़ पाया। तो मैंने जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया है वो एक थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का, क्योंकि जब घर पे होते हो तो इतना ज्यादा कंसिस्टेंट आप नहीं दे पाते हो, क्योंकि फ्रेंड्स आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं, कोई फैमिली फंक्शन हो जाता है। बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कंसिस्टेंट रहूं, मतलब एटलीस्ट दिन का 3-4 घंटा भी पढूं, बट वो रोज पढूं। और इनिशियली जब मैंने आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर जैम 2025 इन जुलाई। तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग फेज मैं ऐसा सोचता था कि आई हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 1 डे एटलीस्ट। तो मैं संडे को ब्रेक ले लेता था या फिर कभी रैंडम डे पे ब्रेक ले लेता था आफ्टर 7 to 10 days। बट आफ्टर 3 to 4 months, जब नवंबर आया, दिसंबर आया, तो
फिर ब्रेक लेना बंद कर दिया। ओके। तो इसी के साथ साथ जैसे हमारा एक होता है कि अगर आप आईआईटी जाम को देखते हो तो आपको फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, मैथमेटिक्स हाँ भी जी, होता है। जी। उसी के अलावा बायोलॉजी का भी इतना सारा सब्जेक्ट्स होता है। तो इतने हम्म। सारे वास्ट सिलेबस के लिए आपने क्या अप्रोच रखी, क्या स्ट्रैटेजी रखी ताकि वो पूरा सिलेबस कवर हो जाए? बायोलॉजी पार्ट मेरा बेसिक्स अच्छे खासे क्लियर थे मेरे, और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 2024 में भी दिया था जैम, तो उससे मेरा बायोलॉजी पार्ट का काफी कुछ पोर्शन कवर अप हो गया था, पहले से हो रखा था। तो इस अटेम्प्ट में मैंने, मेरी एक क्लियर स्ट्रेटेजी थी कि मैं पीसीएम को अच्छा खासा टाइम दूंगा। तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन जुलाई, और सितंबर मिड तक मैंने अपना बायोलॉजी पूरा खत्म कर लिया था, क्योंकि बेसिक्स क्लियर थे तो ज्यादा कुछ वो नहीं था कि और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। तो सितंबर मिड तक मैंने बायोलॉजी पार्ट खत्म किया, एंड फ्रॉम मिड ऑफ सितंबर I had my days divided ki 15 to 20 days to each subject, like 15 days for chemistry, 15 days for physics, and 15 days for maths. तो ऐसा करके मेरा नवंबर मिड तक पीसीएम पार्ट भी, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने सब कुछ कर लिया था या मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया था, बट हाँ बेसिक सब कुछ कर लिया था। कि कुछ बेसिक्स से अगर आ गया, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज किए थे, तो उसमें मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया था कि पीसीएम पार्ट से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट द थिंग इज कि वास्ट कुछ भी पूछ सकते हैं, वो फ्रॉम ए टू जेड कुछ भी पूछ सकते हैं, बट पूछेंगे वो बहुत बेसिक होगा। 1 to 2 लाइन में आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, मैथ्स और फिजिक्स की बात करो तो आई वॉज वेरी मच क्लियर कि मुझे डीप में नहीं जाना है, बस ऊपर से बेसिक्स क्लियर करने हैं पीसीएम पार्ट के। तो वो मैंने नवंबर मिड तक कंप्लीट कर लिया, एंड फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट, और बस रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स इज द की। अगर मैं अपना इंसाइट शेयर करूं कि व्हाट यू हैव टू डू, तो सिलेबस तो काफी लोग कवर कर लेंगे, बट जो रिवीजन होता है वो काफी करना पड़ेगा आपको। आई हैव सॉल्व्ड नॉट लेस देन 10,000 क्वेश्चन। तो ओके। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रिपरेशन। एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो मतलब जो भी नए एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चीज़ क्लियर माइंड में रखो। एक चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, सेकंड वन चीज़ है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और थर्ड वन चीज़ है वो है मल्टीपल टाइम रिवीजन। अगर आप ये तीन हाँ जी। चीज़ें कर लोगे तो अच्छे से जो है आपका रैंक आ जाएगा। क्या बोलते हो? हाँ जी सर, सर देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस देयर कि हमें आईआईटी जेई नहीं क्लियर करनी है, हमें बहुत सीधी एग्जाम है, बहुत इजी एग्जाम होती है। एंड यस, आई रिजल्ट इज देयर, बट आई एम नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि मैंने 4-5 मार्क्स की काफी सिली मिस्टेक्स की है, तो जिसकी वजह से आई थिंक मैंने 300-400 रैंक तो ऐसे ही नीचे आ गई। आई वॉज समथिंग एक्सपेक्टिंग अराउंड 40। एंड द वन मोर थिंग आई हैव टू शेयर इज कि हो सकता है पेपर टफ आए कभी कभी, जैसे इफ वी फॉलो द ट्रेंड, तो पेपर इतना टफ नहीं आता था जितना इस साल टफ आया हुआ था। दिस टाइम आईआईटी दिल्ली हैज लेवल्ड द पेपर इनटू 3x 4x टाइम। तो पैनिक नहीं करना है। लाइक आई हैव पैनिक देयर कि मैंने ड्रॉप लिया हुआ है, 8 महीने की मेहनत है, घर पे हूँ, व्हाट विल आई से टू माई पेरेंट्स अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। तो पैनिक नहीं करना है, अगर हार्ड आया हुआ है तो सबके लिए हार्ड आया। एंड व्हेन आई पैनिक, मैंने वो 4-5 मार्क्स की बहुत सिली मिस्टेक्स करे, लाइक प्लस माइनस में मिस्टेक्स हुए मेरे पीसीएम पार्ट में। तो डू नॉट पैनिक व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, जस्ट स्टे काम एंड स्टे फोकस। हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड आया, इजी आया तो सबके लिए इजी आया। ओके। तो ये यस। चीज़ बहुत क्लियरली आपने बताई कि इजी टू ऑल एंड हार्ड टू ऑल, ये कंसेप्ट जो है यस, सभी के लिए यूज़ होता सबके है। लिए होता है, यस यस। ठीक है। उसी के साथ साथ आपने ड्रॉप आउट लिया था, मतलब ये भी एक चीज़ आपके दिमाग में बैक ऑफ द थॉट हाँ चलती जी। है, बैक ऑफ द माइंड चलती है, तो उसके लिए आपने मतलब क्या, कैसे मोटिवेट करते रहे आप हमेशा? थैंक्स टू माई मदर एंड माई ब्रदर, जिन्होंने काफी मतलब ऐसे सपोर्ट किया है मुझे कि कोई बात नहीं, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, एंड आई वाज वेरी मच क्लियर कि ठीक है, बीच में डिमोटिवेशन भी होगा,
बीच में पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट एट द एंड यू हैव जस्ट योर सेल्फ। मम्मी पापा थे साथ में, उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि तुमने एक साल ड्रॉप लिया है या फिर तुमने एक साल बर्बाद कर दिया, ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं है, कभी फील नहीं करवाया। आई एम वेरी लकी टू हैव बैक ऑफ देम। बट जैसे थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर लेना चाहिए। अगर आप शाम को कहीं टहलने निकल सकते हो, जिम जा सकते हो, तो दैट इज विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आप दिन के 8-9 घंटे कंटिन्यूअसली एक जगह पे बैठ नहीं सकते। तो ये है। और ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल कि आप किसी दिन पढ़ाई नहीं करोगे या कम करोगे। इट्स वेरी नॉर्मल, लाइक दैट इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। आप हर दिन आपका बेस्ट नहीं जाएगा। कल आपका 9 घंटा है, आज शायद आप 2 घंटा पढ़ लोगे, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। मेरे साथ भी हुआ है। ओके। तो फिर मेरा ये कहना है कि जस्ट लाइक बायोकेमिस्ट्री हो जाए, मॉलिकुलर बायोलॉजी हो जाए, माइक्रोबायोलॉजी हो जाए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो जाए, तो प्रॉपरली ये सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं, तो एक तो इनका सिलेबस वास्ट है, सेकेंडली इनको हम्म। रिमाइंड करना है, मेमोराइज करना है, उसी के साथ साथ इनके क्रिटिकल कंसेप्ट भी हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो इसके लिए आपका क्या अप्रोच रहा था, मतलब आपने किस वे से प्रिपरेशन किया फिर इन 4-5 सब्जेक्ट्स के लिए? सर, फॉर आई विल टेल फर्स्ट अबाउट बायो पार्ट, कि बहुत सारा सिलेबस है, दिस इज ट्रू। बायो में भी itself इज अ वेरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, देयर इज अ ह्यूज सिलेबस जिसको कवर करने में काफी टाइम लग जाता है। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी होती थी कि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करूँ। लाइक इफ आई एम अटेम्प्टिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट, तो मैं पहले रिप्लिकेशन पढ़ लिया था, तो फिर मैंने उसी के 100 150 क्वेश्चंस मैंने ढूंढे थे, लाइक BHU के PYQs, JNU के PYQs, CUCT जब हुआ करता था तब की PYQs, तो मैंने ढूंढ लिए थे कि हाँ ये है। तो गो विद द टॉपिक वाइज फर्स्ट। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपने मोल बायो पूरी कर ली तो आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक साथ में पूरा हो जाएगा। बट इफ यू सेग्रीगेट देम इन अ पार्ट्स, कि मैं रेप्लिकेशन कर लिया है, आज मेरा रेप्लिकेशन हुआ है, नाउ आई विल सॉल्व 100 150 क्वेश्चन, एंड दैट विल बी वेरी इनफ। 100 150 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो रिप्लिकेशन पार्ट से, तो आपका रिप्लिकेशन पार्ट अच्छा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे गो फॉर ट्रांसक्रिप्शन, तो फिर उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी कि मैं टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, एंड जब मेरा पूरा एक हो जाता था कि आई हैव कंप्लीटेड मोल बायो, तो मैं फिर एक फुल लेंथ फुल चैप्टर टेस्ट भी देता था। तो उससे भी काफी कुछ सीखने मिलता है। ओके। तो मतलब आपने ओवरऑल प्रिपरेशन की तब जाके आपका जो है सक्सेस, ये जो फ्रूटफुल आपकी हाँ जर्नी जी, थी वो। मेजर पार्ट इज द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कि आप जब तक जितने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करोगे आपको नहीं समझेगा। मतलब एट एंड ऑफ द टाइम ऐसा हो गया था कि मुझे क्वेश्चंस याद रह जाते थे मोर देन अ थ्योरी, की हाँ ये क्वेश्चन से ये आया हुआ था। एंड आई हैव अटेम्प्टेड योर वन ऑफ द मॉक टेस्ट जिसका सेम टू सेम क्वेश्चन मॉक में इसमें आया था एग्जाम में। लाइक दैट इज फ्रॉम अपोप्टोसिस, की अपोप्टोजोम का कॉम्प्लेक्स में किस किस पार्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो दैट क्वेश्चन इज सेम, which is one of your in our mock test। ओके। तो वो एक हो जाता है कि आप मॉक टेस्ट से टेस्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो आपको गलतियां पता चलती है कि थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको गलतियों से याद रह जाता है कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन में जब मैंने आपकी टेस्ट अटेम्प्ट करी थी तो वो क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ था। तो व्हेन दैट सेम क्वेश्चन अपीयर्ड इन द टेस्ट, आई हैव रिमेम्बर्ड कि हाँ मैंने वो क्वेश्चन तब गलत कर रखा था। तो नाउ आई बी वेरी केयरफुल व्हेन आई एम अटेम्प्टिंग दिस। ओके। तो क्वेश्चंस का ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। ओके। मतलब ओवरऑल आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी जर्नी शेयर की हमारे साथ। तो मैं ये कहूँगा कि आपका फ्यूचर क्या प्लान है, मतलब आगे का क्या सोच रहे हो फिर अब? राइट नाउ सर, इफ आई एम वेरी बी ऑनेस्ट, तो IIT थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस रैंक पे। सो आई विल एमिंग फॉर NITs और आईसर्स, और लेट्स सी आफ्टर मास्टर्स। अभी तो इतना कुछ ज्यादा सोचा नहीं है कि PhD में एनरोल करना है या नहीं करना है, बट लेट्स गेट इनटू फर्स्ट NIT और आईसर्स और एनी अदर कोर्स विच इज वेरी मच वैल्यूएबल, एंड इन अ स्पेसिफिकली Tier 1 कॉलेज।
उसके बाद देखेंगे, 2 साल का एक बफर टाइम मिलेगा मुझे जहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकूंगा कि वेदर आई शुड परस्यू अनदर डिग्री और अनदर पीएचडी और नॉट। ओके, चलो, तो बहुत अच्छा थैंक यू। लगा। आपने आपकी जर्नी शेयर की, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका अप्रोच, और उसी के साथ साथ आपका नॉलेज, और जो भी प्रिपरेशन के दौरान आपके स्ट्रगल्स आए, आपने जो एक्सपीरियंस किया, तो आपने सारी बातें बहुत अच्छे से इत्मीनान से सारे एस्पिरेंट्स को बताई। तो मुझे पक्का यकीन है कि जो भी बच्चे हमारे अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो गैट बी के लिए हो, स्वीट पीजी के लिए हो, उसी के साथ साथ आईआईटी जाम के लिए हो, तो उनको आपका नॉलेज जो है वो पक्का हेल्पफुल करेगा, और आपका अप्रोच जो रहा है ये पक्का उनको सक्सेस दिलाएगा। सो वंस अगेन मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो थैंक ऑल द यू। बेस्ट फॉर योर आने वाले फ्यूचर्स के लिए, एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, थँक यू, थँक यू सर, थैंक थँक यू। यू। सर, हा कुठे अपलोड वगैरे